वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त करीब 71,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस दौरान रोजगार मेले को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि रोजगार मेला हमारे सुशासन की पहचान बन गया है और ये हमारे वादों को निभाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वसीयतनामा है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गई है। तमाम राज्यों से गुजरते हुए अब भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में है। भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को होगा। पंजाब के पठानकोट में जनसभा को संबोधित करने के बाद कल राहुल गांधी की यह यात्रा कश्मीर में प्रवेश कर गई थी। आज इस यात्रा की शुरुआत की गई तो राहुल गांधी दूसरे लुक में नजर आए हैं। कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड और माइनस टेम्परेचर के बीच वे जैकेट पहने नजर आए हैं। उनके साथ शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़नी तय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पहलवानों के गंभीर आरोपों पर सरकार सिंह की सफाई से संतुष्ट नहीं है। आरोपियों की जांच के लिए सरकार एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने पर विचार कर रही है। दरअसल कई नामचीन पहलवानों के धरने पर बैठने के बाद ही प्रधानमंत्री ने पूरे मामले में हस्तक्षेप किए हैं। सूत्रों का कहना है कि उनके हस्तक्षेप के बाद ही लखनऊ में होने वाला वुमेन नेशनल रेसलिंग कैंप स्थगित करने के साथ ही महासंघ को आरोपों का जवाब देने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया। खेल मंत्रालय को जल्द से जल्द इस विवाद को निपटारा करने और पहलवानों को हर हाल में संतुष्ट करने का निर्देश भी दिया गया है। जी हां, मामले की तुल पकड़ने पर बुधवार को बृजभूषण ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के समक्ष सफाई पेश की थी। सूत्रों का कहना है उनकी सफाई से मंत्रालय संतुष्ट नहीं है। मंत्रालय मानता है कि खिलाड़ियों और महासंघ में संवादहीनता की स्थिति गंभीर स्तर पर पहुंच गई थी। दूसरी ओर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी खेल मंत्री से बात कर चिंता जाहिर की है। बृहस्पतिवार को उन्होंने आरोपियों को गंभीर बताते हुए खिलाड़ियों का समर्थन किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में आज चुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। 5,07,308 मतदाता 720 केंद्रों पर शाम 5 बजे तक अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतगणना और परिणाम की घोषणा 23 फरवरी को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक 19 निकायों में शुरुआती 5 घंटे में सुबह 11 बजे तक 29.3% लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। सुबह 9 बजे तक 14% मतदान हुआ है। जी आपको बता दें कि लंबे समय से बिहार समेत देश के कई राज्यों में जाति जनगणना की मांग हो रही थी। 2011 में जब जनगणना हुई थी तभी जाति आधार पर रिपोर्ट तैयार हुई थी, हालांकि इसे जारी नहीं किया गया था। बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक में भी जाति जनगणना हो चुकी है। दरअसल बिहार में राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की लंबे समय से मांग कर रखी थी। राजनीतिक दलों का कहना है कि इससे दलित पिछड़ों की सही संख्या मालूम चलेगी और उन्हें इसके अनुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा। जाति जनसंख्या के अनुसार ही राज्य में योजनाएं बनाई जाएगी। 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जाति जनगणना करने से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था। इसे भाजपा, राजद, जदयू समेत सभी दलों ने समर्थन दिया था। हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। केंद्र का कहना था कि जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। हालांकि इसके बावजूद नीतीश कुमार की सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया था। बिहार सरकार ने इस साल मई तक ये काम पूरा करने का दावा किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड में दरकते जोशीमठ के सामने अब एक और मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल जोशीमठ में शुक्रवार को
मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे यहाँ राहत कार्य में लगे अधिकारियों और निवासियों के लिए समस्या और बढ़ गई है। होटलों घरों को तोड़ने का काम प्रभावित हो गया। जानकारी के मुताबिक भारी बर्फबारी के कारण असुरक्षित घोषित किए गए मलारी इन और माउंट वयू होटलों को तोड़ने का काम रोक दिया गया है। इसके अलावा बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया है, क्योंकि बर्फबारी के कारण अन्य सड़कें बंद हो गई। बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। इसके अलावा जोशीमठ भी बिजली कटौती का सामना कर रही है। जी हां, यहाँ बर्फ ने घरों और सड़कों को पूरी तरह से ढक दिया। इस बीच रेड में आ चुके घरों से लोगों को निकालने का काम जारी है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी इन दिनों खूब सुर्खियां में। हाल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ करने और उस बीच राहुल गांधी का वरुण गांधी को लेकर जो बयान आया है, उसके बाद वरुण गांधी नए सियासी विकल्प तलाश रहे हैं। दरअसल वरुण ने अखिलेश यादव की प्रशंसा ठीक उस वक्त की है जब खुद राहुल गांधी ने वरुण की विचारधारा को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऐसे में अब वरुण लोकसभा चुनाव से पहले नया सियासी ठिकाना खोजने में जुटे हैं। जी हां, वरुण गांधी के धीरे धीरे पार्टी की बैठकों से दूरी बढ़ती गई है। अब वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना से राजनीतिक छोड़कर दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान देने की अपील की है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को एक कार द्वारा घसीटे जाने के बाद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। जी हां, केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि एलजी साहब, आपका काम दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली पुलिस और डीडीए संभालना है। हमारा काम दिल्ली के अन्य सभी विषयों पर काम करना है। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, तभी तो व्यवस्था चलेगी। आप अपने काम छोड़कर रोज हमारे काम में दखल देंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवा के चलते लगातार 5वें दिन शहर शीतलहर की चपेट में रहा है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। रात में बर्फीली हवा सुई से चुभ रही थी। मौसम विभाग के अनुसार दिन में बर्फीली हवा शांत रहेगी, इस कारण दिन में ठंड में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ठंड से राहत के आसार जताए हैं। 22 से 23 जनवरी के बीच शहर में बूंदाबूंदी हो सकती है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण करने वाले 7 मस्जिदों पर जुर्माना ठोका। पथरी थाना क्षेत्र के कई गांवों की मस्जिदों को अजान के लिए लगे लाउड स्पीकरों को सीमित आवाज में बजाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज कम नहीं होने पर पथरी थाना पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर एसडीएम पूरन सिंह राणा ने 7 मस्जिदों पर 5-5 हजार का जुर्माना ठोका है। वहीं 2 मस्जिदों को जी हां, ध्वनि प्रदूषण कर रहे मस्जिदों पर प्रशासन की कार्रवाई का दूसरे मस्जिद संचालक विरोध कर रहे हैं। जवालापुर स्थित एक मस्जिद के प्रबंधक मोहम्मद आरिफ का कहना है कि मस्जिदों से ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा, बल्कि गाड़ियों, मशीनों और डीजे से ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रशासन को पहले उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मस्जिदों पर जुर्माना लगाना ठीक नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 की भूमिका अभी से बनाने की कवायद सभी राजनीतिक दलों की ओर से शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से बयानबाजी शुरू कर दी गई है। आम जनता को रिझाने के लिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी नेता के सीनियर नेता जयप्रकाश मजूमदार ने भाजपा और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने भाजपा और आरएसएस की विचारधारा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सेक्युलर पार्टी नहीं है, भाजपा एक उग्रवादी धार्मिक पार्टी। जी हां, उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल अब न तो भाजपा के साथ है और न ही आरएसएस के साथ है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल का नतीजा तय करेगा कि नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे या नहीं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।